व्हाट इज शॉक? शॉक बेसिकली बॉडी की वो सिस्टमिक स्टेट है जिसमें बॉडी के इंडिविजुअल टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, कोई भी बॉडी का टिश्यू अपना काम नहीं कर सकेगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट हो जाएगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ। और जब जब बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तो सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। हर टिश्यू का अपना टाइम होता है सेल डेथ का। अगर प्रॉपर अमाउंट में उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल डेथ शुरू हो जाएगी। और अगर शॉक की इस स्टेट को फौरन से पेशेंट को रिससिटेशन नहीं की गई तो ऐसे में क्या होगा, परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए शॉक को अल्टीमेटली अर्ली डायग्नोस करना, अर्ली उसको रिससिटेट करना बहुत जरूरी होता है सेलुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब शॉक तो ये हो गया, अब शॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, हर शॉक का अलग मैनेजमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पहले इंडिविजुअल कॉज को पहले डायग्नोस करेंगे एंड देन मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पेशेंट को शॉक के लिए असेस करना होगा और फौरन से रिससिटेशन स्टार्ट करनी होती है। अगर इमीडिएट रिससिटेशन ना की गई तो पेशेंट में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक में वी हैव, सबसे पहले होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक है। सबसे ज्यादा आप हाइपोवॉलेमिक शॉक को एनकाउंटर करेंगे पेशेंट्स में। अच्छा, हाइपोवॉलेमिक शॉक होता क्या है? हाइपोवॉलेमिक शॉक ये होता है कि जब बॉडी में आपका सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ही कम हो। जब वॉल्यूम कम होगा तो वो पूरी बॉडी को ट्रांसफ्यूज, पूरी बॉडी को मिलेगा ही नहीं ना प्रॉपर अमाउंट में। किसी भी वजह से इस तरह हो सकता है कि बॉडी में सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाए। अब एक वजह होती है हेमरेज। हेमरेज में क्या हो रहा है, ब्लीड कर रहा है पेशेंट। ऑब्वियसली जब ब्लीड कर रहा है वॉल्यूम लॉस हो रहा है। अब जो पीछे वॉल्यूम बचा है वो इतना बाकी नहीं होगा कि हर टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल जाए। ठीक है, तो ये हेमरेजिक शॉक हो गया। अब हेमरेजिक शॉक में भी आपकी इंटरनल ब्लीड हो सकती है, बॉडी के अंदर ही कोई ब्लीडिंग चल रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि सीएनएस इंजरी हो गई, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा वगैरह हो गया, या एब्डोमिनल ट्रॉमा के पेशेंट्स में अंदर ही अंदर कोई ब्लीडिंग चल रही है। दूसरा है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कोई विजिबल इंजरी है, वो प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रहा है। अब जब इंट्रावेस्क्यूलर वॉल्यूम लॉस होगा तो बॉडी में मतलब वो फ्लूइड का अमाउंट इतना नहीं रहेगा कि वो पूरी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, तो दैट विल रिजल्ट इन हाइपोवॉलेमिक शॉक। दूसरा नॉन हेमरेजिक कॉजेज हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक के। अब नॉन हेमरेजिक कॉजेज जो हैं उसमें जैसे कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, एक्सेसिव वॉमिटिंग चल रही है, डायरिया हो रहा है, या बर्न्स के पेशेंट है, बर्न्स में फ्लूइड लॉस होता है, थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड नहीं है बॉडी में, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या होगा, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाएगा। जब प्रॉपर अमाउंट ही नहीं है तो वो पूरी बॉडी को मिलेगा भी नहीं। ठीक है, एक तो ये होगा हाइपोवॉलेमिक शॉक। दूसरा होता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियोजेनिक है मतलब हार्ट रिलेटेड है। मतलब या तो हार्ट के पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो पंप कर सके, प्राइमरी फेलियर है हार्ट का टू पंप ब्लड टू द टिश्यूज। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसमें क्या होता है, कोई भी हार्ट का एक पार्ट जो होता है वो इस्कीमिक हो जाता है और वो जो है सही से पंप नहीं कर पाता। उसकी वजह से जब पंप सही नहीं करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट सही नहीं होगा। इसी तरह दूसरे कॉजेज हो गए, वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज है, एरिथमियाज हैं, कोई ब्लंट कार्डियक इंजरी हो गई ट्रॉमा में। इन सब में क्या हो रहा है, आपका हार्ट की इनएबिलिटी है कि वो पंप नहीं कर पा रहा आगे किसी भी वजह से। उसकी वजह से बॉडी में उसके पास ब्लड भले ही है लेकिन वो आगे पंप ही नहीं हो रहा, तो दैट विल रिजल्ट इन कार्डियोजेनिक शॉक।
अदर इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होगा कि कोई मैकेनिकल डिफेक्ट होगा, कहीं मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है हार्ट की फिलिंग में, मतलब हार्ट खुद बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका प्रीलोड कम हो रहा है, उस तक आने में ब्लड को रुकावट है कहीं ना कहीं। जैसे कार्डियक टैम्पोनार्ड है, कार्डियक टैम्पोनार्ड में क्या होता है, पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज, उसकी वजह से हार्ट तक ब्लड प्रॉपर अमाउंट में आ ही नहीं सकता, या कोई और कॉज हो गया जिसमें किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कि हार्ट तक ब्लड आ सके, देयर इज रिड्यूस इन प्रीलोड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, जैसे कि नीमोथोरिक्स हो गया, नीमोथोरिक्स में क्या होता है, प्लूरल डैमेज होता है और जो है एयर फिल्ड हो जाती है कैविटी में, जिसकी वजह से क्या होता है वो पुश कर रही होती है बाकी ऑर्गन्स को, तो जब हार्ट को भी पुश करेगी तो वहां पे जो है आपको हार्ट को इतना मिलेगा ही नहीं स्पेस कि वो फिलअप हो सके विद द ब्लड। तो ये होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं हार्ट की फिलिंग में। चौथी टाइप जो शॉक की है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आपका क्या होता है कि इसमें ऑर्गन की परफ्यूजन एडिक्वेट नहीं होती, ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है कि वैस्कुलर डायलिटेशन हो रही है। अब जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, वो जो ब्लड था, ब्लड तो उतना ही है लेकिन अब पहले वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, अपनी नॉर्मल स्टेट में थी, अब वेसल्स हो गई डायलेट। अब जब डायलेटेड है तो वो अमाउंट जो है ना डिस्पर्स्ड हो गया, तो दैट विल रिजल्ट इन इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन। अब इसमें जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, वेसल्स डायलेट हैं, वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आता है न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। इन तीनों में कहीं ना कहीं, इन तीनों टाइप्स में, न्यूरोजेनिक हो, एनाफाइलैक्टिक हो, सेप्टिक शॉक हो, इनमें मसला क्या हो रहा होता है कहीं ना कहीं कि ऑर्गन की परफ्यूजन सही नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि वेसल्स डायलेटेड है। अब वेसल्स जब जब डायलेटेड होंगी तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस ही नहीं होगी, और क्या होगा, वो ब्लड जो है ना सारा डिस्पर्स्ड हो रहा है, वो सही से ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। अच्छा, न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? न्यूरोजेनिक शॉक में ये होता है कि कोई स्पाइनल की इंजरी हुई है, हाई स्पाइनल इंजरी, ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ, लो बैक पे लग गई, सर्वाइकल स्पाइन पे लग गई, कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रही है सिवियर, यानी हाई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से सिंपैथेटिक आउटफ्लो निकल रहा होता है। अब सारा जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो ही वहां से ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर टोन ही नहीं रहेगी, वेस्कुलर टोन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक फ्लो नहीं होगा, तो वैसोडाइलेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक ऑटो स्टिमुलेशन की वजह से, तो उसमें आपका जो है न्यूरोजेनिक शॉक होगा। अब इसमें वेसल्स डायलेटेड होंगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। एनाफाइलैक्टिक शॉक में क्यों होता है? एनाफाइलैक्टिक शॉक का बेसिकली ताल्लुक होता है हिस्टामीन रिलीज से। जब हिस्टामीन रिलीज होता है तो दैट विल रिजल्ट इन वैसोडाइलेशन, और फिर वही बात है, वैसोडाइलेशन होगी, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस ही कम हो जाएगी और बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन ब्लड डिस्पर्स्ड हो जाएगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। ठीक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक का ये मैकेनिज्म होता है बिकॉज ऑफ हिस्टामीन रिलीज। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सेप्टिक शॉक में आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से पेशेंट सेप्सिस में है, ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं और सेलुलर इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई हुई है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई है। ये सब क्या करते हैं, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में सही नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ द सेप्सिस ड्यू टू वेस्कुलर डायलिटेशन बिकॉज ऑफ एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, अच्छा, ये हमारी टाइप्स ऑफ शॉक कवर्ड हो गई कि कौन कौन सी शॉक की टाइप्स होती हैं। अब हम सिवियरिटी कैसे पता चलेगी? हमें पता चल गया कि 4 कॉजेज हैं मेनली शॉक के, जिसमें हाइपोवॉलेमिक है, कार्डियोजेनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। उसके बाद अब हम सिवियरिटी पे बात करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना सिवियर शॉक है पेशेंट को। ठीक है, वी हैव 4 क्लासेस ऑफ शॉक।
क्लास 1 शॉक जो है, दिस इज कंपेंसेटेड शॉक। अब इसमें क्या होगा, ब्लड क्लास 1 में यानी कंपेंसेटेड शॉक में ब्लड लॉस जो होता है बॉडी से वो 750 ml से कम होगा, यानी लेस देन 15% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये क्लिनिकल असेसमेंट है पेशेंट की, इसी से हमें पता चलेगा हमने पेशेंट को रिससिटेट कैसे करना है। क्लास 1 में जो ब्लड अमाउंट लॉस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 750 ml से कम होता है, 15% से कम कह सकते हैं। हार्ट रेट पेशेंट का 100 से कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। रेस्पिरेटरी रेट 14 से 20 पर मिनट होगा एंड यूरिन आउटपुट मोर देन 30, और जीसीएस पेशेंट का फुल होगा, 15/15 का जीसीएस होगा। ये आपका कंपेंसेटेड स्टेट ऑफ शॉक है, ठीक है। दूसरी क्लास 2 है, क्लास 2 माइल्ड होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड लॉस 750 से 1500 ml तक होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 15 से 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। हार्ट रेट पेशेंट का 100 से ज्यादा होगा, लेकिन 120 से कम कम होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस लेवल पे भी नॉर्मल ही होता है। रेस्पिरेटरी रेट 20 से 30 हो जाता है। यूरिन आउटपुट भी पेशेंट बनाएगा, लेकिन ऑप्टिमम नहीं होगा, 20 to 30 ml पर आवर होगा, जबकि क्लास 1 में ऑप्टिमम आउटपुट है। क्लास 2 जो शॉक है उसमें 20 से 30 ml पर आवर यूरिन आउटपुट बना रहा है, यानी आउटपुट पेशेंट का कम हो गया है। और यहाँ पे पेशेंट थोड़ा सा एंशियस हो जाएगा, यानी जीसीएस जो है आपका डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तीसरी जो है क्लास 3, जिसे हम मॉडरेट शॉक कहते हैं। अब इसमें ब्लड लॉस जो है 1500 से 2000 ml है, यानी अप टू 30 to 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। हार्ट रेट 120 से ज्यादा होगा, लेकिन 140 से कम होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का कम हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा 30 to 40 हो जाएगा। यूरिन आउटपुट बहुत कम होगा, 5 to 15 ml पर आवर ओनली, और पेशेंट मार्कली कंफ्यूज्ड होगा। क्लास 4 शॉक जो है, जिसे हम सिवियर स्टेट ऑफ शॉक कहते हैं, इसमें जो है ब्लड लॉस मोर देन 2000 ml होगा, मोर देन 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। हार्ट रेट पेशेंट का 140 से ज्यादा होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मार्कली डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रेट मार्कली बढ़ा हुआ होगा, मोर देन 35 पर मिनट, एंड यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल होगा। और पेशेंट कोमाटोज होगा या मार्कली कंफ्यूज्ड स्टेट में होगा। ये आपकी सिवियरिटी ऑफ शॉक हो गई। ये आपने पेशेंट को असेस करना है कि वो किस क्लास में फॉल कर रहा है शॉक की, उसके हिसाब से रिससिटेशन स्टार्ट होगी। रिससिटेशन आपने कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इमीडिएट रिससिटेशन मैनूवर। सबसे पहले आपने पेशेंट को असेस करना है, ठीक है। सबसे पहली असेसमेंट में जो आता है वो आता है एयरवे एंड ब्रीदिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट का एयरवे इंटैक्ट हो, एडिक्वेट ऑक्सीजन हो, ठीक है। अगर एयरवे ही इंटैक्ट नहीं है तो आपके बाकी मेजर्स बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले आपने एटीएलएस प्रोटोकॉल में सबसे पहले एयरवे आता है। सबसे पहले आपने एयरवे एंड ब्रीदिंग पेशेंट की देखनी है कि एयरवे इंटैक्ट है, वो ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। ऑक्सीजन एडिक्वेट होनी चाहिए। दूसरा आपका डिपेंड करता है कि टाइमिंग ऑफ द शॉक क्या है, मतलब ये कब पेशेंट को जो है टाइप ऑफ शॉक क्या है, किस टाइप का शॉक है, सिवियरिटी कितनी है। ये जो हमने पीछे सिवियरिटी की इंडेक्स पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट है, यूरिन आउटपुट है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है। ये वो चीजें जो आपके क्लिनिकल असेसमेंट से आती हैं। आपने उसके थ्रू देखना है कि पेशेंट जो है ना किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके हिसाब से रिससिटेशन होगी। फिर आपने रैपिड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, पता चला पेशेंट कहीं बहुत ज्यादा कहीं से ब्लीड कर रहा है और आप उसको ट्रांसफ्यूज किए जा रहे हैं या फ्लूइड लगाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को देखा ही नहीं कि वो कहाँ से, कोई एक्टिवली इशू क्या चल रहा है उसका। अगर कहीं से रैपिड असेसमेंट में यही आता है कि अगर कहीं से बहुत ज्यादा कोई ब्लीडिंग आ रही है, आपने पहले प्रेशर से उसको स्टॉप करना है एंड देन स्टार्ट रिससिटेशन, ठीक है। अगर कोई एक्टिवली इशू चल रहा है और आप पीछे से ट्रांसफ्यूजन या रिससिटेशन पर लगे हुए हैं तो पेशेंट में इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शॉक की मैनेजमेंट में आती है वो ये होती है, हर शॉक को आप हाइपोवॉलेमिक कंसीडर करते हैं अनटिल प्रूवन अदरवाइज, और उसी की बेसिस पे आप रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे वही लिखा है, अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो कंट्रोल द ब्लीडिंग फर्स्ट देन इंस्टीट्यूट द फ्लूइड, क्योंकि आपने ब्लीडिंग नहीं रोकी, फ्लूइड स्टार्ट कर दिया तो उसका कोई बेनिफिट पेशेंट को नहीं आना। ओके अब रिससिटेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देते हैं फ्लूइड थेरेपी। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, पेशेंट की आईवी लाइन मेंटेन करवाएंगे, ठीक है, और फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। अब फ्लूइड कौन सा देना है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, क्रिस्टलॉइड्स हो या कोलॉइड्स हो, दोनों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 0 है। ये सिर्फ और सिर्फ आप यूज करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए, उसमें भी आप क्रिस्टलॉइड्स प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलॉइड्स एक तो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं और दूसरा वॉल्यूम इतना अच्छा एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स आर बेटर इन टर्म्स कि वो वॉल्यूम को एक्सपेंड करेंगे, ऑल दो दोनों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 0 होती है। ठीक है, दूसरा आइडियल बात ये होती है कि अगर ब्लड लॉस हुआ है तो फिर अच्छा, फ्लूइड्स में जब हम क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलॉइड्स में आपके पास 3 तरीके के आ जाते हैं। एक हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, दूसरा होता है आइसोटोनिक फ्लूइड, एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में आपका डेक्सट्रोज आता है, डेक्सट्रोज वाटर। अगर आप डेक्सट्रोज वाटर देंगे तो वो फ्री वाटर है, उससे वॉल्यूम एक्सपेंड इतना अच्छा नहीं होगा, वो हाइपोटोनिक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से कम है। तो हमें वो फ्लूइड देना होता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जितनी हो, जैसे आइसोटोनिक फ्लूइड्स। आइसोटोनिक फ्लूइड्स में हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल जो हम लोग अक्सर यूज कर रहे होते हैं वो या तो नॉर्मल सलाइन है या रिंगर लैक्टेट, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल भी हैं, चीप सस्ते भी हैं और हर जगह अवेलेबल होते हैं फॉर द रिससिटेशन पर्पस के लिए। हाइपरटोनिक फ्लूइड आप यूज नहीं करते और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। उनमें आपके पास कुछ खास फ्लूइड्स आते हैं, 3% हाइपरटोनिक स्लाइड, वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, वो शॉक में यूज नहीं होते हैं। शॉक में फ्लूइड थेरेपी में क्रिस्टलॉइड्स में से जो फ्लूइड सबसे ज्यादा यूज होता है वो रिंगर लैक्टेट होता है या फिर नॉर्मल सलाइन होता है। कोलॉइड्स में आपका एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाता है, लेकिन वही बात है कि ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं और इतना अच्छा वॉल्यूम भी एक्सपेंड नहीं करते हैं। दोनों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, 0 है बिल्कुल। तीसरी बात ये कि आइडियल बात शॉक में ये होती है, अगर पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है ना तो आइडियल यही है कि आप ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करें। लेकिन ब्लड जो है आप फॉरेन से तो नहीं मिल सकता, ब्लड के लिए क्रॉस मैचिंग होगी, ठीक है, फिर वो ब्लड आने में टाइम लगेगा, ब्लड वार्म होगा, तब आपने लगाना होगा। तो जब तक आप वेट कर रहे हैं फॉर द ब्लड प्रोडक्ट्स, तब तक के लिए आप क्रिस्टलॉइड्स पे रिससिटेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब आपने रिससिटेशन फ्लूइड देना किस तरह है, ठीक है, आपके पास फ्लूइड है, अब आप पेशेंट को कैसे लगाएंगे। आपने आईवी कैनुलास पेशेंट को लगाए और सबसे पहले आपके पास शुरू में जो टाइम होता है ना, शुरू के जो कुछ 1 आवर होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर फॉर द पेशेंट, उसमें आपका रिससिटेशन फ्लूइड का रोल होता है। सबसे पहला काम आप करते हैं बोलस डोजेज देते हैं पेशेंट को। अब वो बोलस डोज क्या होती है कि आप विद इन 5 to 10 मिनट्स में पेशेंट को 250 से 500 ml फ्लूइड देंगे, ठीक है, 250 से 500 ml फ्लूइड आपने 5 to 10 मिनट्स में पेशेंट को देना है, रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है।
उसके बाद आप अच्छा साथ में आपने मॉनिटरिंग भी करनी होती है। रिससिटेशन में मॉनिटरिंग साइमल्टेनियस इसका पार्ट है। मॉनिटरिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि रिससिटेशन में साथ साथ मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप जो रिससिटेशन फ्लूइड दे रहे हैं वो अफेक्ट भी कर रहा है या नहीं, उसका कोई रेस्पॉन्स भी आ रहा है कि नहीं। तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है पेशेंट की। उसके बाद रिससिटेशन फ्लूइड आपने देनी है बोलस फॉर्म में। बोलस फॉर्म के बाद आप देते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड। अब मेंटेनेंस फ्लूइड जो दिया जाता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, अगर हम अडल्ट की बात करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट बॉडी वेट ले लेते हैं अप टू 70 kg, जो हमारा नॉर्मल अडल्ट बॉडी वेट काउंट होता है। अगर आपको पेशेंट थिन लीन लग रहा है, बहुत ही थिन लीन है, और आपके पास ऑब्वियसली उस वक्त पेशेंट का वेट कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होगा, तो आप 50 kg तक भी ले सकते हैं। लेकिन जो आइडियल वेट होता है ना, वो 70 kg आपने काउंट करना होता है। उसके हिसाब से आप मेंटेनेंस फ्लूइड देते हैं। अब आप देंगे कैसे कि उस 70 kg में आप 3 पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्ट 10 kg, सेकेंड 10 kg, और फिर उसके बाद का। ठीक है, फर्स्ट 10 kg के लिए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 100 cc पर kg है फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए तो 100 cc पर kg में 10 kg के लिए करूंगी तो 1000 ml हो गया फ्लूइड। ठीक है, फर्स्ट 10 kg का फॉर 24 आवर्स। सेकेंड 10 kg के लिए वही रिक्वायरमेंट 50 cc है पर kg पर 24 आवर्स। तो ये हो जाएगा 500 ml। यानी शुरू के जो 20 kgs है उसके लिए 500 और 1000 कितना हो गया 1500 ml। ठीक है, 1500 ml शुरू के 20 kgs के लिए हो गया। अब 20 kg के बाद जितना भी वेट बचता है उसमें आप 20 cc पर kg होता है। मतलब दैट वेट अगर हम 70 kg में से शुरू के 20 निकाल दें तो पीछे बचते हैं 50 kg। 50 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से पर kg फॉर 24 आवर्स। तो ये आपका ओके। अच्छा, अगर हमारी मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर आप दोबारा से इसी लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पेशेंट की मेंटेनेंस फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करके पेशेंट को फ्लूइड स्टार्ट करना होगा मेंटेनेंस में। अब हम फ्लूइड का रेस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? फ्लूइड का रेस्पॉन्स चेक करने के लिए हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेनली हम यूज करते हैं, और तीसरी चीज जो यूज करते हैं ना, यूरिन आउटपुट यूज करते हैं। यहाँ पे एक और चीज है सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर, लेकिन ये जो हम यूजुअली रूटीनली मॉनिटर नहीं कर रहे होते। ठीक है, इमरजेंसी में हम ज्यादातर पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, ये 3 चीजें देखते हैं। और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड रेस्पॉन्स के लिए: हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट। अब आपके पेशेंट्स में 3 कैटेगरी आ जाएगी। अच्छा जी, मेंटेनेंस फ्लूइड समझ में नहीं आ रहा। मेंटेनेंस फ्लूइड में देखें ये है कि शुरू के 10 kgs के लिए 1000 ml आपका हो गया, नेक्स्ट 10 kgs के लिए आपका 500 ml, 1500 ml तो पेशेंट को देना ही देना है। उसके बाद जो उसका जितना भी वेट है ना, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, तो वो जो भी अमाउंट आएगा वो इस 1500 में ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल समझें, अगर बन रहा है आपका, सपोज बन रहा है कि 3000 ml, सपोज बन रहा है। अगर 3000 ml है तो ये आपने विद इन 24 आवर्स में पेशेंट को देना है। ये मेंटेनेंस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब हम फ्लूइड रेस्पॉन्स पे बात करते हैं। फ्लूइड आप रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं देखेंगे। 3 कैटेगरीज होती हैं रेस्पॉन्स की। रेस्पॉन्डर्स वो होते हैं जो कि जिनके इन स्टेटस में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट पहले से इंप्रूव होना शुरू हो जाए और वो सस्टेन्ड रहे, यानी वो मेंटेन रहे। जो रेस्पॉन्स आया है वो फिर से खराब ना हो, वो मेंटेन रहे, तो वो रेस्पॉन्डर्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर्स क्या होते हैं? वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे, आपने देना शुरू किया, पेशेंट ने रेस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर अगले 10 मिनट में ना फिर से वो अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाएंगे। ये हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर्स। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन रेस्पॉन्डर्स। मतलब आप उनको फ्लूइड दे रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं इंटरनल अनकंट्रोल ब्लीडिंग चल रही है या एक्सटर्नल अनकंट्रोल कोई ब्लीडिंग चल रही है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रिससिटेशन में एक तीसरी चीज आती है, दैट इज वेसोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोपिक सपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है उसमें हमारे पास वेसोप्रेसर्स का रोल है, जिसमें आप फिनाइलएफ्रीन नॉन एड्रीनलिन पेशेंट को देते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरल वैसोडायलेशन हुई हुई है, सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम है। तो ये जब आप ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, एपिनेफ्रिन है, नॉरएड्रेनालिन है, इनसे क्या होता है, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है फिर से, और जो डायलिटेशन हुई हुई होती है वो नहीं रहती। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस हाई होता है। जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है टू द टिश्यूज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जो रोल आता है वो फिनाइलएफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का है, जिसमें आपका सेप्टिक शॉक आ गया, न्यूरोजेनिक शॉक आ गया है, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक भी है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या आ जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक में हमने हार्ट को इम्प्रूव करना है। तो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आपके पास जो एजेंट यूज होता है दैट इज डोब्यूटामीन। कार्डियोजेनिक शॉक में डोब्यूटामीन का रोल है। ये आपने देना होता है रिससिटेशन के साथ साथ, फ्लूइड के साथ साथ आप ये चीजें भी ऐड ऑन करते हैं ताकि कार्डिक आउटपुट पेशेंट का इंक्रीज हो। तो हमारी दो इंपॉर्टेंट क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में किसका रोल है, यानी एनाफाइलेक्टिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक, इनमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इनका रोल आ गया। कार्डियोजेनिक शॉक में डोब्यूटामीन का रोल है। ओके, अब मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। आपने फ्लू देना स्टार्ट कर दिया, अब पेशेंट नीड्स मॉनिटरिंग, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जितना फ्लू दे रहे हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और पेशेंट आपका बेटर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मिनिमम जो मॉनिटरिंग हम यूजुअली कर रहे होते हैं वो ईसीजी लिख कर सकते हैं, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी के लिए। पल्स ऑक्सीमेट्री, उससे क्या पता चलेगा, एक तो पल्स रेट भी उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है, दूसरा आपको सैचुरेशन भी ऑक्सीजन की पता चलेगी। थर्ड इज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, और एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉनिटरिंग में आता है ना, यूरिन आउटपुट आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉक की मॉनिटरिंग में यूरिन आउटपुट। In previous slide, we discussed distributive shock. One of the student asked about it. देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपका मसला क्या था, वेजल डायलेशन हो रही थी। जब वेजल डायलेट थी, ब्लड जो था वॉल्यूम, जो भी प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम मौजूद था, लेकिन वो डिस्पर्स हो रहा था, बॉडी टिश्यूज को नहीं मिल रहा था, वेस्कुलर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब हमने वो एजेंट्स देने हैं जो कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस को हाई करें, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करेंगे, वेस्कुलर रेजिस्टेंस हाई करेंगे, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यूज को ब्लड परफ्यूजन अच्छी मिलेगी। दूसरा कार्डियोजेनिक था। कार्डियोजेनिक में आपका यही था कि कार्डिक आउटपुट आपने इंक्रीज कराना है ना। कार्डियोजेनिक में हार्ट में मसला था कि वो पंप नहीं कर पा रहा था, तो आपने कार्डिक आउटपुट बढ़ाना है ताकि टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी मिले। उसके लिए आप डोब्यूटामीन यूज करेंगे। अच्छा जी, मॉनिटरिंग पर हम बात कर रहे थे। मॉनिटरिंग में आपका आ जाता है यूरिन आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरिन आउटपुट आप कैसे मेजर करेंगे पेशेंट का, फॉली पास करेंगे पेशेंट को ताकि आप जो है ना उसके यूरिन आउटपुट एडिक्वेटली मॉनिटर कर सकें। और ये मॉनिटरिंग बहुत ही क्रिटिकल होती है। आपने आवरली मॉनिटर करना होता है पेशेंट को, और समटाइम्स हाफ आवरली भी मॉनिटर करना होता है पेशेंट को। आपका पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है शॉक की स्टेट में। कभी कभी रेस्पॉन्डर्स, जैसे हमने कहा ना, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर्स भी होते हैं, वो यही होते हैं, स्टार्ट में बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत क्रिटिकल मॉनिटरिंग पेशेंट की होनी चाहिए, और हाँ 1 आवरली होनी चाहिए। तो यूरिन आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने मॉनिटर करना होता है पेशेंट का। उसके अलावा कॉम्पोनेंट्स में ब्लड प्रेशर है, पल्स ऑक्सीमेट्री यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है, पेशेंट की पल्स देखनी है। एडिशनली आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, एडिशनली सॉरी, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो हम यूजुअली रूटीन में यूज नहीं करते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, कार्डिक आउटपुट पेशेंट का। एंड जो फोर्थ चीज है ना, बेस डेफिसिट एंड सीरम लैक्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने नजर रखनी होती है। ये आप मालूम करते हैं एबीजीज के थ्रू। एबीजीज में आपके पास, आप पेशेंट का एबीजी का सैंपल भेजते हैं और उसमें आपके पास ये चीजें शो होती हैं। ओके, अब आप रिससिटेशन कर रहे हैं, पेशेंट के मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब आपके एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन,
इन्वेजिव बीपी कैसे करेंगे, ये जो है एक अलग ही कंपोनेंट है बिल्कुल, जिसमें कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत लंबी चीज है, तो ये हम यूजुअली परफॉर्म भी नहीं करते। यूजुअली हम पेशेंट्स को डायरेक्टली जो रखते हैं वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो आप इमरजेंसी में कर सकते हैं ना, इमरजेंसी मैनेजमेंट आपने शॉक की करनी है, तो उसमें आप यही चीजें मॉनिटर करते हैं कि यूरिन आउटपुट पेशेंट का क्या आ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी पल्स कैसी है। ठीक है, यही चीजें आती हैं। और बेस डेफिसिट और सीरम लैक्टेट पर जो बात है, वो बेस डेफिसिट बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स एब्नॉर्मलिटी जो कि शॉक में पेशेंट में हो जाती है, उसके हिसाब से बेस डेफिसिट निकलता है, जो कि ऑलरेडी एबीजीज में मेंशन होता है कि पेशेंट का बेस डेफिसिट कितना है। और सीरम लैक्टेट भी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब जब बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में जाती है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, लैक्टेट का लेवल हाई हो जाता है। तो यही होता है कि सीरम लैक्टेट का लेवल हाई होते हैं जब आप एबीजीज उसमें करवाते। तो जैसे जैसे आप रिससिटेशन करेंगे, पेशेंट को स्टेट बेहतर होना शुरू होगी, वो शॉक से अपनी नॉर्मल स्टेट में आना शुरू होगा, ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बेस डेफिसिट भी और सीरम लैक्टेट भी लो होना शुरू हो जाएगा। अब आपने रिससिटेशन कर ली, पेशेंट की स्टार्ट कर दी है, पेशेंट को आप मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बस अब हमने पेशेंट को रिससिटेट कर लिया है? ट्रेडिशनल पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन है आपके पास और ग्लोबल पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन है। ट्रेडिशनल पॉइंट्स में आपका ये होगा कि पल्स नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट एडिक्वेट यूरिन आउटपुट बनाएगा। ठीक है, मोर देन 0.5 ml पर केजी पर आवर, ये आपका एडिक्वेट आउटपुट होता है पेशेंट का। अगर ये सारे पैरामीटर्स अचीव हो गए, इसका मतलब है कि आप पेशेंट को सही से रिससिटेट कर रहे हैं और पेशेंट रिससिटेट हो रहा है आपका। ग्लोबल पॉइंट्स आपके रिससिटेशन के वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हम ग्लोबली कहते हैं कि दे आर नॉट इन रूटीन यूज, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जैक्ट नॉलेज देते हैं। दे आर द एग्जैक्ट पॉइंट्स टू टेल यू के रिससिटेशन अब कंप्लीट है पेशेंट की। सही है, उसमें आपका क्या होगा कि बेस डेफिसिट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज थी वो करेक्ट हो गई हैं। अच्छा, ग्लोबल पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि बेस डेफिसिट पेशेंट का करेक्ट हो जाएगा, लैक्टेट लेवल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब लैक्टेट लेवल अगर डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है बॉडी जो है आपकी फिर से एनारोबिक स्टेट से एरोबिक स्टेट की तरफ आना शुरू हो गई है। मतलब जो पहले लैक्टिक एसिड को यूज कर रही थी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर एक्टिविटी के लिए, अब वो फिर से ऑक्सीजन यूज करने लगी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टेट। दूसरी चीज जो हमने लिखी नीचे, नॉर्मल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये क्या होती है? अच्छा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जब वीनस ब्लड फिर से हार्ट की तरफ आता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ना होता है, उसमें भी ऑक्सीजन होती है। उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है वीनस ब्लड में? 50 to 70% उसमें होती है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन कंटेंट आपका 50 से कम है, इसका मतलब है कि जितना ब्लड बॉडी में जा रहा था उसमें से सारी की सारी ऑक्सीजन ना टिश्यू खींचे जा रहे थे, और जो वीनस ब्लड आ रहा था उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो वो उन केसेस में ऑक्सीजन कम होगी। ये कौन से शॉक होंगे? जिसमें मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, यानी बॉडी को जितना भी ब्लड जा रहा था उसमें से वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे, और जब वीनस ब्लड वापस आ रहा था तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम थी, 50% से कम थी। ये वो शॉक है जिसमें हाइपोवॉलेमिक शॉक आ जाता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है। उनमें आपके पास क्या होता है, और इवन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी आ जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक इस कैटेगरी में नहीं आता। सेप्टिक शॉक में क्या है, बॉडी हाईली कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। जब बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है आपकी और ब्लड जा रहा है उसमें,
टिश्यू बिल्कुल कैटाबॉलिज्म में, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जब जो वापस ब्लड जाता है ना, उसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी मोर देन 70%। तो इन केसेस में मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 70 होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। मेनली हमने शॉक को डिस्कस किया कि पेशेंट को कैसे असेस करना है, सिवियरिटी कैसे पता चलेगी, रिससिटेशन में फ्लूइड कौन से देने, कैसे देने, मॉनिटरिंग कैसे करनी है और आपको एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन कैसे पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे। ट्रांसफ्यूजन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन ये होता है कि ब्लड या ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपने ट्रांसफ्यूज किया हो, उसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन क्या क्या होती हैं? अक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, अक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, जैसे कोई भी वजह हो सकती है, सर्जरी की वजह से हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। अगर अक्यूटली ब्लड लॉस हुआ है तो आपने उसको रिप्लेस करना है ना, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को पेशेंट को रिप्लेस करना है ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज को अच्छी हो। तो एक तो ये इंडिकेशन हो गई। दूसरी इंडिकेशन होती है पेरी ऑपरेटिव अनीमिया, यानी आप कोई सर्जरी कर रहे हैं और उस दौरान में आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया, तब आपने इंट्राऑपरेटिव पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन करनी है। ठीक है, या फिर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तब आपने। तीसरी चीज है सिम्टोमेटिक क्रॉनिक अनीमिया पेशेंट को विदाउट हेमरेज, मतलब वो पेशेंट जो क्रॉनिकली अनीमिक हो लेकिन उसके लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि HB6 से कम हो तब, या अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तब। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अच्छा, अब पेरी ऑपरेटिवली आप कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्राइटेरिया क्या बनाएंगे? हर पेशेंट को तो हम एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं कर देते, कुछ खास पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं। अब उसकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। हीमोग्लोबिन अगर 6 से कम है, 6 to 8 है या 8 से ज्यादा है। अगर 6 से कम है तो पेशेंट को आपने ट्रांसफ्यूज करना है, उसको बेनिफिट होगा उस ट्रांसफ्यूजन से, क्योंकि इस HB पे आप कोई सर्जरी बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये वो HB अगर क्रॉनिकली एनीमिक पेशेंट में भी है ना, तो उनको भी आपने ट्रांसफ्यूज करना है, क्योंकि ये सिवियर एनीमिया की कैटेगरी में आ गया। दूसरा है 6 to 8। 6 to 8 में आप तब ट्रांसफ्यूज करते हैं जब आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप कोई मेजर सर्जरी नहीं कर रहे और पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा तो फिर आपको ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं है। मोर देन 8 अगर HB है पेशेंट का तो फिर भी आपने ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है। अगर HB 8 का है तो सिर्फ आपने तभी ट्रांसफ्यूज करना है जब पेशेंट को आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हो या मेजर या एक्टिवली कोई ब्लीड कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं है। अब ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है ना, तो ब्लड के डोनर्स भी होंगे अवेलेबल। HB 12 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन ही नहीं बनती, ये तो ऑप्टिमम HB है, नॉर्मल HB है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करेंगे? ओके, ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? ब्लड डोनेट if someone is anemic and do not have any symptom at all and have HB of less than 7, what is the indication of transfusion then? अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो ही ट्रांसफ्यूजन करेंगे, वरना 7 पे भी आप ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। 6 से कम अगर है तब आप इस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। अच्छा, ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है अब?
ओके, पेशेंट इन जनरल गुड हेल्थ में होना चाहिए। क्रॉनिकली इल पेशेंट नहीं डोनेट करेगा ब्लड को। एज पेशेंट की जो क्राइटेरिया है उसमें ये क्या कहा जाता है कि पेशेंट 18 इयर्स अबव होना चाहिए एंड लेस देन 60। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कौन है जो कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक तो ये कि जनरल गुड हेल्थ में हो, एज 18 से लेकर 60 तक हो, वेट उनका एटलीस्ट 45 kg हो। अंडर वेट जो लोग होते हैं वो उनसे ब्लड डोनेशन नहीं लेते। उनका एच बी एटलीस्ट 12 हो या 12.5, कुछ गाइडलाइंस 12 कहती हैं, कुछ 12.5 कहती हैं। और ब्लड डोनेशन उन्होंने विद इन द लास्ट 3 months में ना की हो। अच्छा, वो कौन है जिनमें हु कैन नॉट डोनेट ब्लड? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि आपने कब ब्लड डोनेट नहीं करना है। अगर आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कोल्ड या फीवर है इन द लास्ट 1 week में, अगर आप अंडर ट्रीटमेंट हो विद एनी एंटीबायोटिक, ठीक है, या कोई और मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं, आप अंडर ट्रीटमेंट हो, जैसे एटीडी चल रहा है या फिर आप कोई एंटीबायोटिक आईवी और ओरल फॉर्म में ले रहे हो, अंडर ट्रीटमेंट अगर आप हैं तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अगर आपको मेजर कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, मेजर कोई कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको कार्डिक कोई डिजीज है, आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक है, इंसुलिन थेरेपी पर पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट हो, या वो पेशेंट हो जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, वो पेशेंट जो है, ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले पेशेंट्स कौन से हो गए आपके, हीमोफीलिया वगैरह के पेशेंट्स हैं, उनसे आप ब्लड डोनेशन नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है विद इन द लास्ट 6 months, अब मेजर सर्जरी में आपकी मेजर कार्डियक सर्जरी या मेजर नॉन कार्डियक सर्जरीज दोनों ही आ जाती हैं। विद इन द लास्ट 6 months अगर हुई है तो भी उनसे ब्लड डोनेट नहीं करवाना, और कोई माइनर सर्जरी हुई है विद इन द लास्ट 3 months, उसमें भी नहीं होना। अच्छा, अगर पेशेंट को जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, या पेशेंट HIV पॉजिटिव है, वो तब भी ब्लड डोनेट नहीं करेगा। अगर विद इन द लास्ट 3 days में पेशेंट ने टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई हो या कोई डेंटल सर्जरी या कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया है लास्ट 1 month में, तब टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए 3 days है, और उसके अलावा कोई डेंटल सर्जरी हुई है उसके लिए 1 month है। अगर वो पहले से भी ट्रांसफ्यूज करता रहा है और पिछली ट्रांसफ्यूजन में वो फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था पेशेंट, तब वो डोनेट नहीं करेगा। या वो है पेशेंट जो कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर है, उसको ऑन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलती रहती है, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट हो गए, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई ड्रग एब्यूजर है या वो जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। अगर डोनेट करना ही है ब्लड तो आफ्टर डिलीवरी, वो भी 6 months के बाद करना है, या फिर तब करना है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी फीमेल को हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है तो वो उस दौरान में ब्लड डोनेट नहीं करेगी, उसके बाद कर सकती है अगर उसका ऑप्टिमम एचबी लेवल्स है तो। या मिसकैरेज हुआ विद इन द लास्ट 6 months, तब ब्लड डोनेट नहीं करना है।
तो ये वो बातें हैं जो हमने याद रखनी है कि किनका ब्लड डोनेट होना चाहिए और किनका नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्लड के प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है। एक तो होल ब्लड होता है अवेलेबल। होल ब्लड वैसे आइडियल होता है कि ब्लड लॉस हुआ है तो आप पेशेंट को होल ब्लड लें, लेकिन ये अक्सर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं इन एमरजेंसीज वो पैक्ड सेल वॉल्यूम करते हैं, जिसे हम पैक्ड आरबीसीज भी कहते हैं। होल ब्लड जो होता है वो आपका ब्रेक डाउन हो सकता है आरबीसीज में, वो फुल ब्लड है ना, उसमें सब कुछ मौजूद है। ठीक है, ये बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें WBCs भी होंगे ना। होल ब्लड है, इसमें हर कंपोनेंट है ब्लड का, इसीलिए एक तो ये अवेलेबल नहीं होता, दूसरा इसको यूज भी नहीं करते ज्यादा क्योंकि इसमें रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो नॉर्मली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना वो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, यानी पैक्ड आरबीसीज होते हैं। अब इसमें सिर्फ नाम से पता चला है सिर्फ आरबीसीज होते हैं। अच्छा, अब बैग में कितना अमाउंट होता है? ये जो एक पैक्सेल वॉल्यूम होता है उसमें 330 ml होता है और उसमें हेमाटोक्रिट 50 to 70% होता है। ये हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं इन शॉक पेशेंट्स में, यानी सस्टेन कोई हेमरेज चल रहा हो, या अनीमिया में भी पेशेंट को अनीमिया करेक्शन के लिए जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उनमें भी पैक्सेल ही लगाते हैं पेशेंट को। तीसरी चीज है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो हैं आप यूज करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो, या प्लेटलेट डिसफंक्शनल हो, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया आफ्टर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद। ठीक है, या फिर आपने मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर दी पेशेंट की आरबीसीज के साथ, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कि कोगुलोपैथी पेशेंट को डेवलप ना हो जाए, तो तब आप प्लेटलेट्स देते हैं। ठीक है, FFPs कब देंगे? FFPs आप लिवर डिसऑर्डर्स में देते हैं पेशेंट को, या तब देते हैं जब कोई फैक्टर डेफिशिएंसी हो। ओके, हम FFP से बात करते हैं। FFPs आप पेशेंट को तब देते हैं जब वो कोई फैक्टर डेफिशिएंसी हो। ठीक है, लिवर डिसऑर्डर्स में आप पेशेंट को देते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टीपल कोआगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। जब CLD होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, मैसिव ट्रांसफ्यूजन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो ब्लड का टोटल वॉल्यूम होता है बॉडी में, उसका अगर हाफ अमाउंट से ज्यादा, मोर देन हाफ कह लें, आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया हो विद इन 4 आवर्स में, या फिर 24 आवर्स में 10 पैक्ड सेल्स आपने ट्रांसफ्यूज किए हो, तो उसको हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम FFP से बात कर रहे थे। FFPs हम पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज जब होती है तो क्रॉनिक, क्योंकि लिवर आपका उसमें काम नहीं करता। जो लिवर बेसिकली आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर 2, 7, 8 सारे फैक्टर्स लिवर में बनते हैं। अब जब लिवर की डिजीज हो जाती है तो उन पेशेंट्स में मल्टीपल कोआगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब आप FFPs ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं उन पेशेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉन्जेनाइटल फैक्टर की डेफिशिएंसी हो कोआगुलेशन फैक्टर्स की, तब आप पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर पेशेंट का PTINR डिरेंज्ड हो। ठीक है, वो उसमें आप पेशेंट को FFPs ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्रैब प्रेसिपिटेट पर आते हैं तो क्रैब प्रेसिपिटेट आप हीमोफीलिया A में देते हैं, या वॉन विल्बरन डिजीज में दे सकते हैं, या जब फिब्रिनोजेन का लेवल आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तब आप देते हैं। इसके अलावा कुछ खास हैं, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट्स। फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट्स हीमोफीलिया A में देते हैं। फैक्टर 9 कॉन्सेंट्रेट्स आप क्रिस्मस डिजीज यानी हीमोफीलिया B में देते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? आप ऐसे ही तो ट्रांसफ्यूज नहीं कर देंगे। सबसे पहले पेशेंट का और डोनर का, दोनों का ABO ब्लड ग्रुप चेक होता है। सेम ABO होना चाहिए। अगर पेशेंट B पॉजिटिव है तो आप उसको B पॉजिटिव ही लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्रॉस मैच ब्लड। ये प्लस जो है वो RH का है। ठीक है, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ABO प्लस RH टाइपिंग दोनों आपने चेक करवानी है, पेशेंट की भी और
उसकी भी, डोनर की भी। बी पॉजिटिव को आप बी पॉजिटिव ही देंगे। अगर हम अनक्रॉस की बात करें या हम ये बात करें कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, तो वो ओ पॉजिटिव होता है, जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, वो सबको ब्लड दे सकता है अपना, लेकिन वो अनक्रॉस्ड हो जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में पेशेंट को लगाना है, पेशेंट का बी पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्रॉस मैच करवाएं या प्रॉपर जो है ना अरेंजमेंट करवाएं, आप अनक्रॉस मंगवा सकते हैं। तो अनक्रॉस जब जब लैब से आएगा वो आपका ओ पॉजिटिव आएगा, वो आप पेशेंट को सेफली दे सकते हैं। अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, अक्सर क्रॉस मैच में आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, अगर आप आधा घंटा वेट कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप क्रॉस मैच करवाएं और पेशेंट का ही ब्लड ग्रुप आपके पास हो और वही पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसमें डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय कूम्स टेस्ट, ये आपका ब्लड बैंक में होता है कि ब्लड बैंक वाले जो है ना उसको चेक करते हैं एंटीबॉडीज के लिए कि कौन कौन सी एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड में है। फिर उसकी स्क्रीनिंग भी होती है। स्क्रीनिंग कौन कौन सी डिजीजेस के लिए होती है? HIV के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं, मलेरिया का एक्टिव इन्फेक्शन उसके लिए करनी होती है, और सिफिलिस के लिए करनी होती है। ठीक है, ये वो चीजें होती हैं जिसके लिए ब्लड को आपने चेक करना होता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई एरर होता है ना तो पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पे। अगर आपने सिंगल ट्रांसफ्यूजन किया है, ठीक है, एक ही ब्लड वो लगाया था, एक ही प्रोडक्ट पैक्सेल लगाया था, या एक ही आपने प्रोडक्ट एक ही ट्रांसफ्यूजन किया है, तो उसमें आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? अच्छा, एक तो है हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में आपका दो तरह के आते हैं, एक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, दूसरा एलर्जिक होता है। फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा कि पेशेंट को आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट की, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन या फ्यू आवर्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को फीवर स्टार्ट हो जाएगा। और वो इतना भी हो सकता है कि फिर उसमें अर्ली है, इमीडिएट है, पहले अर्ली है एंड देन लेट है। इमीडिएट आपका वो होता है जो विद इन द ट्रांसफ्यूजन आपका खत्म होने से पहले पहले। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वो होता है जो कि ट्रांसफ्यूजन खत्म होने से पहले पहले पेशेंट में हो जाए। अर्ली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपका वो होता है जो ट्रांसफ्यूजन से लेकर आपका विद इन 24 आवर्स तक रहे। ठीक है, विद इन 24 आवर्स में अगर आ रहा है तो वो अर्ली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। 24 आवर्स के बाद अप टू 1 वीक हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त कोई रिएक्शन आ रहा है तो वो लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है फेब्राइल भी हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है। मतलब किसी भी इन टाइम फ्रेम के स्टेज में पेशेंट को फीवर डेवलप हो सकता है, या दूसरा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को अक्सर जो मेन कंप्लेन होती है वो रैशेस की होती है, इचिंग की होती है। जी, अगर आपने एक बार क्रॉस मैच जो है पेशेंट को नहीं मिला आपको टाइम, और आपने जो अनक्रॉस मंगवा के ओ पॉजिटिव उसको लगा दिया, उसके बाद आपके पास पेशेंट का क्रॉस मैच आया और वो बी पॉजिटिव निकला, तो आप पेशेंट को बी पॉजिटिव लगा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली बी पॉजिटिव में जो पूरा फॉर्मूला होता है ना ब्लड ग्रुप का, BO ही होता है। BO, वो O शो ही नहीं होता बिकॉज ऑफ द बी एंटीजन। डोनर का ब्लड पेशेंट में आप रेसिपिएंट को देंगे तो पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, आपके रेसिपिएंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। जिसको ब्लड लगेगा उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, डोनर को ब्लड रिएक्शन नहीं होगा, उसने तो ब्लड देना है सिर्फ। अगर पेशेंट गेट्स हाई फीवर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो उसको ट्रांसफ्यूजन रोक देनी होती है, इस पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम भी अबाउट टू एंड हैं, बस थोड़ा सा ही रहता है। ओके, हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बात कर ली कि एलर्जिक मेनली हैं और फेब्राइल हो गए। दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपके ब्लड बैंक में प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया और एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन नहीं की और एयर साथ में चली गई, दैट विल रिजल्ट इन एयर एम्बोलिज्म। दूसरा, आप वेन में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो अगर वहां पे कुछ पेशेंट्स को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन की वजह से अक्यूट लंग इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ये पैक्सेल से नहीं होती, FFP से होती है, ज्यादातर लंग इंजरीज हो जाती हैं। अच्छा, ओके,
ये हमने सिंगल ट्रांसफ्यूजन की बात की थी। नेक्स्ट में हम ये जो बात कर रहे हैं ये मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की है। अगर आपने मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन दी है पेशेंट को, या पेशेंट जो है ना मैसिव ट्रांसफ्यूजन की है पेशेंट की, उसमें कोआगुलोपैथी डेवलप हो सकती है मैसिव ट्रांसफ्यूजन से। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं पेशेंट में। इसमें हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपरकैलीमिया है, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट में ये इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं होते हैं। जब आप ब्लड बहुत, ये हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं या फिर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन या फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। इसके अलावा पेशेंट में गेट इनटू द हाइपोथर्मिया, और इसके अलावा आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। आयरन ओवरलोड ज्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन चल रही होती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, उनमें आयरन ओवरलोड डेवलप हो जाता है। क्योंकि हर यूनिट जो आरबीसी का होता है उसमें आपका 250 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। तो अगर थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आप रिपीटेडली ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, वंस अ वीक कर रहे हैं, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट मुताबिक कर रहे हैं, तो उनमें आयरन ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। एक ही बार में अगर आपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है तो उनमें आयरन ओवरलोड नहीं होगा। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में ज्यादातर पेशेंट कोआगुलोपैथी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोथर्मिया में जाते हैं। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट को डेवलप हो गया, इधर इट इज फेब्राइल और एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रांसफ्यूजन रोक देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो बैग आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर रहे थे वो आप चेक करेंगे। कभी कभी क्लरिकल डिटेल एरर्स हो सकते हैं। पेशेंट का नाम आपने पहले, अगर क्योंकि जब जब आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है ना, तो सबसे पहले जो बैग होता है ना उसमें आपको अच्छे से देखना होता है, एक एक चीज पढ़नी होती है। उसमें पेशेंट का नाम, एज, ब्लड बैग का नंबर लिखा हुआ होता है, जो आपको स्लिप मिलती है उस पर भी वो सेम नंबर होता है। तो ये चीजें आपने पहले टैली करनी होती हैं। सॉरी। तो ये सारी चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन इन केस कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस हैप हो जाता है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, आपने सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रोक दो, जहां भी है रोक दें बस। पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएं सबसे पहले, और उस बैग को चेक करें, उसकी एक एक डिटेल चेक करें। ठीक है, और उस पर आप जो ब्लड ग्रुप लिखा है हर एक एक चीज चेक करें, और फिर उसको नोट डाउन करें, और फिर वो सब कुछ सैंपल और जो ब्लड बैंक से रिसीव आपको मिली थी वो, और अपना एक नोट कि पेशेंट को आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया और पेशेंट को ये रिएक्शन डेवलप हो गया, वो ब्लड बैग जो आपके पास है मौजूद, जो आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट की हुई थी, वो भले आपने आधा यूज कर लिया, उसको आप यूज नहीं करना, उसको आपने पूरा अपना नोट डाल के और जो है ट्रांसफ्यूजन के जो स्लिप थी उसके साथ वो ब्लड बैग आपने दोबारा बैग भिजवा देना है कि आप इसको दोबारा चेक करें, पेशेंट को रिएक्शन। तब तक आप पेशेंट को नॉर्मल साइन स्टार्ट करेंगे ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, और दूसरा इसलिए कि डायूरेसिस हो, क्योंकि अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट बॉडी में गलत गया है दैट विल रिजल्ट इन रीनल फेलियर। तो आपने पेशेंट को वॉल्यूम देना है, फ्लूइड देना है, और फ्लूइड आपका इस केस में नॉर्मल स्लाइन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किडनी के लिए अच्छा होता है नॉर्मल स्लाइन, बनिस्बत इसके कि आप रिंगर लैक्टेट दें पेशेंट को। ऐसे में आपने नॉर्मल स्लाइन देना है, एक तो से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और दूसरा डायूरेसिस होगा, वो एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से ताकि रीनल फेलियर में पेशेंट आ जाए आपका। 2 लीटर्स पर मिनट इज फाइन, क्योंकि पेशेंट में हाँ सैचुरेशन और चेक कर लें, अगर उस पर सैचुरेशन पे 2 लीटर्स पे पेशेंट मेंटेन कर रहा है तो डेट इज गुड, अगर नहीं कर रहा तो आपने बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, और कभी भी कोल्ड ब्लड पेशेंट को नहीं लगाते, या तो आप वार्म ब्लड लगाते हैं या ब्लड वार्मर्स जो होते हैं अवेलेबल, ब्लड वार्मर्स के थ्रू आप ब्लड लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन के लिए आप इमीडिएटली पेशेंट को स्टेरॉइड्स देंगे आईवी, और एंटीहिस्टामिन्स की भी जरूरत पड़ सकती है। और बहुत ही कोई सीवियर रिएक्शन पेशेंट को हो रहा है तो फिर यानी पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो गया है, पल्स हाईली रेज्ड हो गई है, ऐसे केसेस में आप एपिनेफ्रिन भी पेशेंट को दे, सॉरी, अगर पेशेंट का जो है सर्कुलेटरी फेलियर में चला गया है, बीपी ड्रॉप कर गया है बहुत बुरी तरह, तब आप उसको एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं।
यूजुअली मेंटेनेंस डोज पे आपने नॉर्मल सलाइन देना होता है पेशेंट को। तो मेंटेनेंस डोज यूजुअली जो होती है ना 80 सीसी पर आवर होती है। बहुत ही कोई सिवियर डिस्ट्रेस में पेशेंट है तो फिर आपको आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इतने सिवियर रिएक्शन इनकाउंटर हमने नहीं किए कभी। ज्यादातर जो रिएक्शन देखे गए हैं वो फेब्राइल होते हैं और या एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, वो इतनी सिवियरिटी के नहीं होते कि हमारे बाकी मेजर से फर्क ना पड़े। अक्सर पेशेंट्स जो है फ्लूट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं, ऑक्सीजन को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं, इवन स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर देते हैं। आप सिंगल डोज स्टैट में स्टीरॉइड्स देते हैं, उस पर भी पेशेंट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ जाता है और पेशेंट आपके ठीक हो जाते हैं। एपिनेफ्रिन जो देने का होती है वो अकॉर्डिंग टू द बीपी होता है। वो 5 ml पर आवर आपने चलानी है, 5 ड्रॉप्स पर आवर चलानी है, वो डिपेंड करता है आपका बीपी कितना है पेशेंट का। सो ये हो गया हमारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। सिवियर रिएक्शन में हम पेशेंट को सबसे पहले तो आप सिवियरिटी असेस करेंगे, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, और उस अगर ऑक्सीजन आप हाई, फिर आप लो डोज से स्टार्ट करना। 2 लीटर्स ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उसको बढ़ा दें, 5 कर दें, 5 पे भी नहीं आ रहा, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन में आप 15 लीटर तक जाते हैं, उस पर भी पेशेंट का अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर जो है हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। अच्छा, लो ग्रेड फीवर अक्सर पेशेंट को हो जाता है। लो ग्रेड इज 99-100, बस ये एक्सेप्टेबल होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। लेकिन इससे ज्यादा का फीवर, अगर पेशेंट 101 फीवर स्पाइक है, पेशेंट को शिवरिंग हो रही है, तब आप ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को शिवरिंग नहीं है, बहुत ही लो ग्रेड है, 99-100 है, टॉलरेटेबल है, तो आप उसको एविल्डेक्सा के कवर में आप ट्रांसफ्यूज कर दें, पेशेंट को कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो शिवर कर रहा है तो फिर आप उसको नहीं करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हमने इन ओवरऑल शॉक में और हाइपोवॉलेमिक शॉक के लिए मेनली की है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी ट्रांसफ्यूजन की कभी कभी नीड पड़ जाती है। अच्छा, अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उसमें भी यही मैनुअर्स है। मिसमैच में आपने सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। अब मिसमैच में ये होता है कि पेशेंट में बॉडी में हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? अब मिसमैच से आपका क्या मतलब है? पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, आपने उसको ए पॉजिटिव दे दिया, ये होता है मिसमैच। अब मिसमैच अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दी है तो उसमें भी यही है, आपने सबसे पहले रोकना है और इस पेशेंट को फिर आपने अच्छे से जो ना हाइड्रेट करना है, मतलब इसको फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, क्योंकि आपने जितना भी उसको दिया था ना ब्लड, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो और रीनल फेलियर में पेशेंट ना जाए। साथ में आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट का पॉली पास करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। इनिशियली पेशेंट को हो सकता है हीमोलिसिस जब होगी उसकी वजह से, ब्लड बाय प्रोडक्ट की वजह से डार्क कलर का यूरिन आ सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फ्लूइड को रोक देंगे। आपने पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन बहुत अच्छे से देनी होगी। कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली मैसिव ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट में अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है ना, तब आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी होती है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट भी इस तरह होती है, 10 ml होता है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है और उसको आप 100 cc में डाइल्यूट करके 10 cc ही आपने देना होता है विद इन 10 मिनट्स में। तो इस तरह उसको देना होता है, डायरेक्टली स्टैट डोज में नहीं देते हैं। पेशेंट का बीपी इंक्रीज रहता हो, ब्लड हेमरेज हो गया हो, क्या उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करें? बीपी अगर रेज्ड है पेशेंट का और हेमरेज हुआ है तो फिर आपके अंडर कंट्रोल में, अगर फिर एचबी पे डिपेंड करेगा ना कितना एचबी है पेशेंट का, अगर उस वक्त आपने कोई मेजर सर्जरी भी करनी है या नहीं करनी है। पहले तो आपने उस हेमरेज को रोकना है। आपका मेन पॉइंट जो होगा ना उस हेमरेज की तरफ होगा, वो इंटरनल हेमरेज है या एक्सटर्नल हेमरेज है, तो उस पहले हेमरेज को रोकेंगे और फिर आप ब्लड ट्रांसफर। वैसे हेमरेज के साथ बीपी बढ़ेगा ही नहीं, गिरेगा ही। डोब्यूटामीन की सपोर्ट देते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। अच्छा देखें, अगर आपका
मेन इशू सिर्फ और सिर्फ बीपी पर है ना, ब्लड प्रेशर अगर डाउन है, पल्स पेशेंट की सही है या थोड़ी रेज्ड है, ऐसी कंडीशन में आप एपिनेफ्रिन दे सकते हैं या नॉन एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। लेकिन जहां आपका हार्ट रेट भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो गया, अब ये कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ है पेशेंट, इसमें आप डोब्यूटामीन देंगे। हाइपोकैल्सीमिक कैसे पता चलेगा? कैल्शियम के लेवल्स करवाएंगे या क्लिनिकल असेसमेंट। सबसे पहले सर्कमओरल नमनेस पहला फीचर होता है हाइपोकैल्सीमिया का। ये पेशेंट आपको खुद बताएगा कि मुझे जो है मुंह के पास सुन 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 महसूस हो रहा है। ये सबसे पहला सिम्टम होता है हाइपोकैल्सीमिया का। एनाफाइलेक्टिक शॉक पर हमने कहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कैटेगरी में आता है। इसमें आपने पेशेंट को एंटी हिस्टामीन देना होता है, यानी कोई भी एंटी एलर्जिक पेशेंट में ऐड ऑन करना होता है, फ्लूट के साथ साथ ऐड ऑन करना होता है। सिर्फ वो नहीं देना होता, फ्लूट के साथ साथ देना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक अलग टॉपिक है। सर्टिफिकेट का आपको डॉक्टर हुजैफा बताएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? डोबिटामिन की डोज जो होती है उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो अकॉर्डिंग टू द वेट दिया जाता है। मतलब बॉडी वेट को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं और जो भी मतलब समझे 70 kg है, 70 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन 210 mg। तो 210 mg आपकी जो है अब उसका जो ml एक वाइल होता है ना वो 250 mg का होता है। अगर पेशेंट की डोज 210 mg बन रही है तो फिर आप देखेंगे आपने कितना ml उसको देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 5 ml का वाइल है ना आपका, तो 210 mg को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 250 mg कर देंगे जो उस एम्प्यूल में मौजूद है, तो वो आपको बता देगा कितना ml आपने पेशेंट को देना है। पेंट्स में हेमाटोक्रिट की कंसंट्रेशन होती है, इट्स नॉट अबाउट एचबी, ठीक है। अब 1 पेंट आरबीसी जब आप देते हैं तो इसमें 50 to 70% ऑफ हेमाटोक्रिट होता है। आप 1 पेंट से अक्सर जो हमने प्रैक्टिकली देखा गया और पेशेंट में फर्क पड़ता है अबाउट 0.5 का, मतलब एचबी अगर पहले 6.5 होगा ना वो 7 तक आ जाएगा। इंटरव्यू टाइम में पेशेंट को ब्लड लगा हुआ फिट्स पड़ रहे हैं, प्रोसीजर आपने ब्लड रोक देना है। अगर पेशेंट को डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लग रहा है, उसको फिट्स पड़ गए तो फिर आप वो ब्लड उसको कैसे दे सकते हैं? हो सकता है ब्लड आपने सही ना दिया हो, उसमें कोई क्लरिकल एरर हो या कोई भी इशू हो, तो वो ब्लड आपने रोक देना, फौरन से ब्लड बैंक में कॉन्टेक्ट करना है, दूसरा ब्लड मंगवाना है ऐसे पेशेंट के लिए। मेंटेनेंस फ्लूइड का जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें यही है कि फर्स्ट 10 kg के लिए 1000 ml फिक्स कर दें, सेकंड 10 kg के लिए 500 ml फिक्स कर दें। अब बाकी का जो भी बचता है ना 50 kg बच रहा है सपोज, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। तकरीबन ये भी 50 kg के लिए 1000 ml ही आएगा, तो मतलब टोटल 2500 ml हो गया इस पेशेंट को जो आपने 24 आवर्स में फिर देना होगा।
सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन पे कोई कंपैरेटिव डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, इसमें हम बात करें कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि सबक्यूटेनियस और आईएम एपिनेफ्रिन अच्छी होती है पेशेंट के लिए।